आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RK BA क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछले वीडियो में अपने गजनवी के बारे में हमने टोटल बात कर ली है। हम मध्यकालीन भारत पे पढ़ रहे हैं, तो उसमें गजनी के बारे में हमने टोटल पूरी बातें कर ली है, चाहे वो उसका भारत पे आक्रमण हो या उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की बातें हों, हमने सारी बातें कर ली हैं। ठीक है, अब गजनवी के बाद आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसने क्या क्या कार्य किया, वो कहाँ पे जन्म लिया और उसने कैसे कैसे कार्य किए, कहाँ से शासन का उसने अपने स्टार्ट किया, किस धर्म का था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब के भारत पर किए गए आक्रमणों के कारण हम इनको पढ़ते हैं। तो गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया और कितने आक्रमण किया, किसमें उसकी विजय हुई, किसमें उसकी पराजय हुई, इन सब पे भी हम बात करेंगे। और हम अपने इसी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था गौरी का, वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, जो है आपके राजपूत राजा थे पृथ्वीराज चौहान। तो उनसे किए गए तराइन के युद्ध के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी के बाद हमारा गुलाम वंश आएगा, क्योंकि तराइन के युद्ध में जिसने सहायता की थी गौरी की, उसका एक बहुत ही बड़ा सेना नायक कहलाया था या सेनापति कहलाया था ऐबक। तो उसने जो सहायता की थी वहीं से, क्योंकि ये गौरी का गुलाम था, तो वहीं से स्टार्ट होगा गुलाम। इसके बाद स्टार्ट होगा गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत पे किस तरीके से मुस्लिम का कब्जा हुआ है, जो बहुत ही लंबे समय तक आपका चलता रहा। तो पहले हम गौरी के बारे में बातें कर लेते हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, ये मैं आपको उसको अच्छे से समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप गाइज आपको मेरी बताई हुई वीडियो, पढ़ाई हुई वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो सबसे पहले गौरी का जन्म कहाँ हुआ। देखिए, कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी या तुर्क आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करता था तो क्यों करता था, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि गजनवी ने आक्रमण किया था तो साम्राज्य विस्तार के इरादे से नहीं किया था। उसका आक्रमण जो था वो केवल लूटपाट के लिए किया था। लेकिन गौरी ने जो आक्रमण किए हैं, उसके आक्रमण जो थे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए था। इसने अपने भाई के साथ मिल करके भारत में आक्रमण किया और उसके बाद इसने क्या कहते हैं, वहां से अपने साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट की, गौर वंश की स्थापना स्टार्ट की। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, इनका पहले इसका नाम क्या था। ठीक है, तो गौरी का नाम था आपके, इसके कई नाम थे। सुल्तान मोहम्मद बिन गौरी, सुल्तान मोहम्मद गौरी तो ये बाद में कहलाया। पहले इसका बचपन का नाम इसका जो था वो था मुइजुद्दीन। बचपन का नाम इसका मुइजुद्दीन था। और गद्दी से बैठने से पहले, यानी कि राजा बनने से, शासक बनने से पूर्व इसका नाम क्या था, सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, अब इसमें गौरी नहीं लगा था, वो बाद में हुआ। सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम इसका नाम था। ठीक है, बाद में ये सुल्तान मोहम्मद गौरी के नाम से प्रचलित हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था भारत पे, मतलब कि आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। मतलब इसका साम्राज्य जहां तक था ये उसमें सीमित नहीं रहा, इसने अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहा और ये काफी हद तक उसमें उस विस्तार करने में, साम्राज्य के विस्तार करने में ये काफी हद तक सफल भी हुआ। क्योंकि इसने भारत का जो हिस्सा है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, वहां पे इसने लगभग काफी जगहों पे अपना कब्जा कर लिया था, आक्रमण करके, युद्ध करके। ठीक है, तो इसका शासन कैसा था, एकल शासन था। एकल शासन था। और इसका शासन अवधि क्या थी, ये कब आया, ये 1173 ईस्वी में आया और 1202 ईस्वी तक शासन किया। 1202 ईस्वी तक शासन किया, इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में होगी, बट इसका शासन काल जो है वो हम मानते हैं लगभग 1173 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक। ठीक है, तो फिर इसका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गौर में इसका जन्म हुआ था 1139 ईस्वी में, 1149 ईस्वी में।
इसका जन्म अफगानिस्तान में 1149 ईस्वी में गौर में हुआ था और ये गौर वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इसका निधन कब हुआ था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु का कारण जो बना था वो धोखे से इसको मारा गया था। मीन्स इतना ज़्यादा आक्रमण करता है, लोगों पे विजय प्राप्त करता है, कत्लेआम करता है, भारत में मचाता है। तो जब ये अपने आखिरी युद्ध को लड़ करके वापस जाता रहता है गजनी की तरफ, तो रास्ते में आफरीदी कबीले द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी धोखे से। ये नमाज पढ़ता रहता है और दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ता है और वहां पर आ करके इसको धोखे से मार दिया जाता है। निहत्था रहता है, नमाज पढ़ने की स्थिति में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको मार दिया जाता है आफरीदी कबीले लोगों के द्वारा। आफरीदी कबीले के जो व्यक्ति थे, जो शासक थे या जो भी मुखिया थे वहां के, उन लोगों के द्वारा इसको मार दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके पिता का क्या नाम था, बहालुद्दीन शाम प्रथम जो है इसके पिता थे। ठीक है, इन्होंने भी भारत पे आक्रमण किया था, बट इन्होंने साम्राज्य विस्तार की कोई अपनी वो इच्छा नहीं रखी थी। जैसे इसकी इच्छा थी कि अपने साम्राज्य को काफी हद तक विस्तृत करना। ठीक है, इसने जब जीत हासिल की तो इसने जो सिक्के चलवाए वो सिक्के कैसे थे, शिव और नंदी की आकृति, सिक्के के एक भाग पर शिव और नंदी की आकृति बनी हुई थी और देवलिपि में लिखा हुआ था, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था उस पर पृथ्वीराज। उसी के दूसरे भाग पे इसने क्या किया, इसने घोड़े की आकृति बनवाई और उस पे अपना नाम लिखवाया, मोहम्मद बिन साम। ठीक है, ऐसे सिक्के इसके टाइम पीरियड पे उस टाइम प्रचलित थे इसके शासनकाल में। ठीक है, और कुछ सिक्कों में जहाँ पे ये काम करा, मतलब जहाँ का ये राजा था, उस टाइम पीरियड पे, इसके टाइम पीरियड पे कुछ सिक्के ऐसे थे जिसपे लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी और देहलीवाल अंकित था। ठीक है, लक्ष्मी जी की आकृति वाले सिक्के चलते थे इसके टाइम पीरियड पे और देहलीवाल लिखा हुआ था और शिव और नंदी और पृथ्वीराज लिखे हुए, और एक भाग पर उसके क्या हुआ था, घोड़े की आकृति अंकित होती थी और मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और इसका धर्म क्या था, ये इस्लाम धर्म का था। ठीक है, गौर वंश था इसका वंश क्या था, गौर वंश। और गौर वंश की स्थापना कब की गई थी, 1163 ईस्वी में गौर वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1163 ईस्वी में अफगानिस्तान में गौर वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया और कितने आक्रमण किए और किन किन आक्रमणों में ये विजय हुआ और किसमें इसको पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये मेन पराजय इसको प्रथम बार जब मिली थी तो वो इसको तो मिली थी आपके गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया था, उसमें इसको मेन पराजय मिली थी। उसके बाद पहली हार इसकी वही थी गुजरात में और दूसरी हार इसकी बनी तराइन के प्रथम युद्ध में। उसके बाद ये हमेशा विजय ही होता गया, जीतता ही गया। ठीक है, चाहे इसने किसी के विरुद्ध कितने भी युद्ध किए हो भारत में। तो आइए कुछ युद्धों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गौरी का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो आपका हुआ था 1175 ईस्वी में मुल्तान पे 1175 ईस्वी ने गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण किया। और मुल्तान कहाँ पे है, पंजाब में है मुल्तान। और ये क्या हुआ, विजयी हुआ, वहां के शासक से इसका युद्ध हुआ और गौरी विजयी हुआ। ठीक है, उसके बाद इसने अपना सेकंड आक्रमण कहाँ किया, इसने सेकंड आक्रमण अपना 1176 ईस्वी में किया। कहाँ पे किया, सिंध में किया। सिंध में एक जगह थी उच्च, और इसने उच्च राज्य को जीत लिया और वहां के शासक को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा आक्रमण हुआ था, तृतीय आक्रमण इसने किया था। इसी आक्रमण में तृतीय आक्रमण में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये आक्रमण आपका हुआ था 1178 ईस्वी में गुजरात में उस टाइम जो शासक थे वो भीमदेव सेकंड और मूलराज सेकंड थे। ठीक है, भीमदेव सेकंड और मूलराज सेकंड से मोहम्मद गौरी का युद्ध होगा
वर्सेस मोहम्मद गौरी युद्ध होगा, उसमें मोहम्मद गौरी को परास्त होना पड़ेगा। ठीक है, इसकी प्रथम हार गुजरात की ही थी। और ये युद्ध किसके नेतृत्व में होगा? नायका देवी के नेतृत्व में ये युद्ध होगा, माउंट आबू युद्ध। इसको माउंट आबू युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध होगा, इस युद्ध में गौरी बहुत बुरी तरह से परास्त होगा और इसको प्रथम बार हार का सामना करना पड़ेगा। और तृतीय बार जब ये फिर उसके बाद आक्रमण करेगा तो ये और क्रोधित होकर और उत्तेजित होकर आक्रमण करेगा, अपनी सेना को और प्रबल करके आक्रमण करेगा भारत पे, ताकि ये भारत पे जीते और भारत को जीत पाए, क्योंकि इसका उद्देश्य जो था वो था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो चौथा आक्रमण जो इसका होगा वो आपका होगा 1169 में, 79। इसका जो चौथा आक्रमण होगा वो आपका होगा 1179 ईस्वी में। वो आक्रमण आपका कहाँ पे करेगा? पेशावर में करेगा। इससे पहले गजनवी ने भी पेशावर पे आक्रमण किया था, जयचंद के हिंदुशाही राजाओं के विरुद्ध आक्रमण किया था और उसने भी बार बार पेशावर को लूटा था। तो पेशावर की स्थिति पहले ही सोच लीजिए कितनी कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद गौरी आकर के उसको लूटेगा तो उस पे पराजय तो वहां के शासक को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो पेशावर को भी ये यहाँ के शासक जो हैं वो हार जाते हैं और इस पे कब्जा किसका हो जाता है? गौरी का कब्जा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने अपना पांचवा आक्रमण 1181 ईस्वी में लाहौर में किया। लाहौर में कहाँ पे किया? सिंध पे किया। सिंध पे भी गजनवी का आक्रमण हो चुका था, सिंध की स्थिति कमजोर थी, इस वजह से सिंध को भी गौरी जीत लेगा, उस पे भी अपना कब्जा कर लेगा। ठीक है, छठवां आक्रमण आपका 1189 ईस्वी में होगा। ठीक है, 89 ईस्वी में, 1189 ईस्वी में छठवां आक्रमण आपका होगा। वो कहाँ पे होगा? भटिंडा पे होगा। ये पेशावर, लाहौर और भटिंडा, इन तीनों पे गजनवी ने ही आक्रमण पहले कर चुका था। वो गजनवी द्वारा इन तीनों पे पहले ही आक्रमण हो चुका था। यहाँ की जो भटिंडा था, भटिंडा पे भी आक्रमण गजनवी कर चुका था। तो यहाँ की स्थिति पहले से ही कमजोर थी, यहाँ के शासक पहले से ही कमजोर थे। वो अपने आप को उतनी अच्छी तरह से मजबूत नहीं कर पाए थे कि गौरी ने आकर उन पे आक्रमण कर दिया, तो फिर यहाँ के शासकों का हारना तो निश्चित था। तो गौरी ने यहाँ पे भी, भटिंडा पे भी अपना कब्जा कर लिया। पेशावर, लाहौर और भटिंडा को अपने कब्जे में लेने के बाद, इनको कब्जे में करने के बाद गौरी ने फिर अपने नेक्स्ट अभियान की तरफ, नेक्स्ट युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है और उसमें भी विजय प्राप्त करता है। लेकिन ये जब ये तीन चीजों पे कब्जा हो जाएगा उसका, पेशावर, सिंध और लाहौर पर, उसके बाद एक इतना महत्वपूर्ण युद्ध होगा। ये युद्ध जो है ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस युद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके कंपटीशन वाले एग्जाम हो, ठीक है, या फिर वो आपके थ्योरी बेस एग्जाम हो, यानी कि बीए के हों। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं आप, ये सारे वीडियोस आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद ये 1191 ईस्वी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, और इसको दूसरी बार गौरी को पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। इस युद्ध में कौन? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े राजपूत नेता हैं और बहुत बड़े, क्या कहते हैं, साहसी वीर पुरुष रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे युद्ध किए हैं, जिनमें से इन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता है। तो इनके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है, इन युद्धों के बारे में। तो तराइन का प्रथम युद्ध होगा और गौरी को हार का सामना करना पड़ेगा। फिर तराइन का 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध होगा। अब गौरी हारा है, उसने अपने आप को, ये इनकी गलती हो जाती है कुछ, जिसके कारण ये दूसरा युद्ध होगा। तो दूसरे युद्ध में क्या होगा? दूसरे युद्ध में गौरी जो है वो विजयी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अपना नेक्स्ट आक्रमण करेगा, यानी कि आठवां आक्रमण वो करेगा, चंदावार का युद्ध करेगा। ठीक है, चंदावार का युद्ध होगा जयचंद के विरुद्ध, जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, आक्रमण होगा। घमासान युद्ध के बाद परिणाम ये होगा कि गौरी की इस युद्ध में फिर से विजय होगी
और राजा जयचंद जो है वो हार जाएंगे। ठीक है, गौरी की विजय होगी, राजा जयचंद परास्त हो जाएंगे। और इसी युद्ध के बाद नॉर्थ भारत पर लगभग गौरी ने अपना कब्जा कर लिया था। नॉर्थ भारत को गौरी ने अपने कब्जे में ले करके फिर वो आगे बढ़ता है और उसने नौवां आक्रमण किया है 1195 से 96 ईस्वी के बीच में। चुनार के पास आक्रमण करता है। चुनार के पास जो जाट और राजपूत थे उनके खिलाफ आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद इसमें भी गौरी को विजय ही प्राप्त होती है। मीन्स समझ लीजिए उसने जितने भी भारत पे आक्रमण किए हैं उनमें उसे सिर्फ 2 ही आक्रमणों में हार देखनी पड़ी है, बाकी सारे आक्रमणों में वो विजय होता है और भारत पे बहुत बुरी तरीके से अपने कब्जा बहुत अच्छे से भारत के एक साइड पे नॉर्थ भारत पे अच्छा खासा कब्जा जमा लेता है। ठीक है, उसके बाद जो है इस युद्ध के बाद गजनी जो है वापस जाने लगता है। कहाँ? अपने गजनी की तरफ ये वापस जाने लगता है। और वापस जाते ही वक्त जब ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी 15 मार्च 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और आफरीदी कबीले द्वारा जब ये वापस जाता है तो रास्ते में ये विश्राम करने के लिए कुछ समय के लिए रुकता है और रुक करके नमाज का समय हो जाने के कारण ये वहां पर रुक कर दम्यक नामक स्थान पर रुक कर बैठकर नमाज पढ़ता रहता है कि अचानक से वहां आफरीदी कबीले के लोग आते हैं और धोखे से नमाज पढ़ते वक्त गौरी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इससे लोग क्रोधित रहते हैं कि इस तरीके से इसकी हत्या कर दी जाती है और गौरी का यहीं से शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद इस तराइन के युद्ध में जो है तो आया हुआ जो ऐबक है ये आगे दिल्ली सल्तनत का राजा बनेगा, दिल्ली सल्तनत को संभालेगा। पहले हम तराइन के युद्ध के बारे में, तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत पे समझ लीजिए कब्जा लगभग हो चुका है मुस्लिम शासकों का। ठीक है, तो अब आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। मेरी जो आप तक वीडियो पहुंचाने की या अपनी पढ़ाई को पहुंचाने की जो मंशा है ताकि लोगों तक मेरा वीडियो जितना ज्यादा हो सके पहुंचे, तो प्लीज उसे साकार करने में मेरा हेल्प कीजिए। धन्यवाद।